हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। पर इंटीग्रेशन से पहले पढ़ना होता है डिफरेंशिएशन, जो मैंने पढ़ा रखा है। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बिल्कुल पढ़ सकते हो। अब बारी आती है इंटीग्रेशन की। देखो, जिसको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो ना, उसे इंटीग्रेशन का कहीं ना कहीं लिटरल मीनिंग तो पता होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन, जोड़ना, SUMMATION, या एडिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसके नाम से ही हमें इतना तो पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन का यूज हम कहीं ना कहीं समेशन या एडिशन के लिए करते हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है। इंटीग्रेशन का यूज हम करेंगे किसके लिए? चीजों को जोड़ने के लिए, क्योंकि उसका नाम का मतलब ही वही है ना। नाम का मतलब ये है क्या? समेशन या एडिशन। अब यार, तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चीजों को जोड़ना ही तो है, हम 2 + 2 4 तो करते ही है ना, तो ऐसे ही जोड़ देंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए उसके लिए एक एग्जांपल है। ठीक है, वो समझाने के लिए क्यों हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। देखो, ये पानी की बोतल है, एक सब पानी भरा हुआ है। ठीक है, सपोज ये बोतल 1 लीटर की है, सिर्फ 1 लीटर की बोतल है। मैं बोलूँ तुम्हारे पास 500 ऐसी बोतल है, ये पानी की बोतल है, और तुम्हारे पास 500 बोतल है, BOTTLE, 500 बोतल। तुम्हारे पास टोटल वाटर कितना है बताओ? एक बोतल जो है वो 1 लीटर की है, तो तुम्हारे पास टोटल वाटर कितना होगा? तुम बोलोगे बहुत आसान सी बात है ना। हम क्या लगाएंगे? यूनिटरी मेथड। कैसे? एक बोतल अगर 1 लीटर की है और हमारा 500 बोतल है, तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा? 500 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल, सो 1 लीटर गिव्स आउट 500 लीटर। क्या आंसर आया? 500 लीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, तुमने बढ़िया आसानी से मुझे बता दिया। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पानी की बोतल को खोलना पड़ेगा। मेरे खोलो थोड़ा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से। इस ग्लास में पानी डाल रहा हूं मैं। इस ग्लास में मैंने पानी डाला। ठीक है, पहले मैंने धीरे धीरे करके डाला, फिर मैंने एकदम से डाल दिया। ठीक है, मुझे तुम ये बता सकते हो इसके अंदर पानी कितना है? क्या कोई बता सकता है मुझे जोड़ के? बोलो, तुम्हें एडिशन ही करना था ना, पानी जोड़ना ही तो है। बताओ इस ग्लास के अंदर कितना पानी है, कैसे निकालोगे? टेस्टी। सो यहाँ आप नॉर्मल एडिशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, कितना पानी उस ग्लास में गया आपको क्या पता? यही इंटीग्रेशन का यूज आता है जब हमारा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हो। देखो, ये हमारा ग्लास था, इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, और ये कुछ भर गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें टोटल वॉल्यूम निकालनी होगी तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ हम नॉर्मल यूनिटरी मेथड नहीं लगाते, यहाँ हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ पानी जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चीजें उसमें ऐड हो रही है ना, लगातार चल रहा है। वो कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। बट इस केस में क्या हुआ? पानी मेरा कॉन्टिन्यूअसली गिर रहा था, तो वो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, वॉल्यूम उसका बढ़ता जा रहा था कॉन्टिन्यूअसली, है ना। तो जब भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस सिस्टम आता है, वहां आप इंटीग्रेशन का यूज करते हो। और जहां आपके पास डिस्क्रीट सिस्टम होता है, वहां आप किसका? यूनिटरी मेथड या नॉर्मल एडिशन का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली पता है कि एक चीज है, 2 चीजें, 3 चीजें, काउंटेबल नंबर ऑफ थिंग्स है। बट यहाँ क्या है? यहाँ काउंटेबल नहीं है ना। मैंने पानी का रेट चेंज करता रहा। अगर मैं सपोज बोल रहा हूँ कि मेरा 2T रेट से इसमें पानी जा रहा है ना, वाटर का क्या है रेट? 2T लीटर पर मिनट बोल लो। 2T लीटर पर मिनट मतलब क्या? टाइम के साथ ही रेट चेंज कर रहा है। देखो, टाइम की वैल्यू अगर मैं 0 सेकंड डालूं तो कितना आ रहा है मेरा रेट ऑफ वाटर? 0। टाइम की वैल्यू मैं 1 सेकंड डालूं तो कितना आ रहा है? 2 × T। 2T मतलब 2 × 1 2। अगर मैं टाइम की वैल्यू 0.5 या 1/2 डालूं तो कितना हो रहा है? 2 × 1/2 यानी कि 1। सो देखो, टाइम के साथ साथ हमारा जो रेट ऑफ फ्लो है, यानी कि जितना पानी उस ग्लास में जा रहा है, वो चेंज कर रहा है। ऐसे ही आपके लिए 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में अगर आपको बताना है कि 5 सेकंड बाद कितना पानी इकट्ठा हो गया, तो यार 1 से 5 सेकंड के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। 0.01 सेकंड पे कुछ और होगा, 0.02 सेकंड में कुछ और होगा, 0.03 पे कुछ और होगा, इनफैक्ट 0.001 सेकंड में भी कुछ और होगा, क्योंकि ये टाइम के साथ कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो इसीलिए आपको इन केसेस में क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ती है। अब यार देखो, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं जिनकी आदत होती है टीचर्स की बातों में ना ऐसे ऊपर से बोलना। मैं भी वही था, तुम्हारी तरह। तो एक सिचुएशन बताता हूँ मैं तुम्हें। मैं ऐसे पीछे मसीटे बैठा हूँ, सामने कोई पढ़ा रहा है। मैं बोलूँगा यार इतनी मेहनत करनी क्यों है? एक काम करूँगा ना, मैं वो ले आऊँगा जिससे दूध या दूध देता है ना, ऐसे नाप के और नाप नाप के करता रहूँगा। मेरा सिर्फ एक ही जवाब रहेगा,
मैं पता क्या रिप्लाई करूंगा तुम्हें ऐसे स्टूपिड सवाल का, कि यार तुम्हारे पास जो काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें तुम्हें स्पीड निकालनी होती है, क्या बोलते हैं कि इतने एक्सेलरेशन या इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है और इतने टाइम बाद तुम कितना डिस्टेंस तुमने ट्रैवल कर लिया, वो बताओ। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए तुम घर से गाड़ी निकालते हो अपनी, हैं, फिर चला के आते हो, फिर बोलते हो अच्छा टाइम पूरा हो गया, अब ओडोमीटर में रीडिंग देखते हैं कि कितने किलोमीटर हम चले, फिर घर आके क्वेश्चन में आंसर नोट करते हो। ऐसे करते हो या मैथ्स का यूज करते हो, फॉर्मूलेज लगाते हो ना, हैं। और अगर ऐसे करते हैं कि गाड़ी 150 बजा रखी है, पूरा चला के घुमा के ले आएगा, घर वाले इतने छितर मारेंगे ना, बच नहीं पाओगे। सो ये जो होती है ना इम्प्रैक्टिकल बातें होती है कि यार हम इससे कर लेंगे, उससे कर लेंगे, भाई हमें मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए होता है हर चीज़ों का। जो आप एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करते हो ना, पहले उनकी मैथमेटिक्स देखी जाती है कि यार हाँ इसका रिजल्ट ये आना चाहिए, मैथ्स के हिसाब से ये बोल रहा, फिजिक्स के हिसाब से ये बोल रहा, ऐसे ही आप सीधे करने ही लग जाते हैं। सो ये बात तो बिल्कुल साइड में रख दो कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन समझना है। क्यों? क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को बिना कोई भी फिजिकल क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें या कोई भी अपैरेटस यूज़ करें, हम चीज़ें निकाल पाए। ठीक है, ये बात हो गई हमारे इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन होता क्या है। इसे अगर तुम्हें नोट करना है तो करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये पता चल गया इंटीग्रेशन होता क्या है। अब ये पता होना चाहिए कि सिंबल क्या है उसका, तभी तो तुम मैथ्स में लिखोगे कि इंटीग्रेटिंग दिस वगैरह वगैरह। सो जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, किसी भी फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ये सांप बना दोगे, सांप बना दिया, ठीक है। यहाँ अंदर आपने कुछ भी डाल दिया जो आपको इंटीग्रेट करना है, डॉट dx, ये होता है आपका इंटीग्रेशन का सिंबल। जैसे dy/dx सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का, वैसे ही ये सिर्फ सिंबल है इंटीग्रेशन का। अब देखो इंटीग्रेशन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनाइट। फिर वही बात, जिसको इंग्लिश आती है उसे इसका मतलब ऐसे समझ में आ रहा होगा नाम पढ़ के। डेफिनाइट मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम कंस्ट्रेंट या कोई भी कंस्ट्रेंट होगी उसमें जोड़ रहे हैं, हमें पता है कहाँ से जोड़ना शुरू करना है और जहाँ कहाँ पे जोड़ना क्या करना है, खत्म करना है। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमें पता होगा हमें कहाँ से स्टार्ट करना है चीज़ों को जोड़ना और कहाँ पे खत्म करना है। तो डेफिनेट में क्या होता है, हमें पता होता है द लिमिट्स ऑफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। हमें पता होता है, क्या लिखा हुआ है, मैं इंटीग्रेशन लिखना है INTEGRATION। हमें अपनी लिमिट्स पता होती है, हमें अपनी बाउंड्रीज पता होती है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपना जो कैलकुलेशन है वो खत्म कर लेंगे। तो उसे हम बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है, वी डू नॉट नो आवर बाउंड्रीज, वी डू नॉट नो आवर बाउंड्रीज। हमें अपनी बाउंड्रीज नहीं पता भाई, हम तो ऐसे ही हैं, हम जहाँ मर्जी शुरू कर देंगे, जहाँ मर्जी खत्म कर देंगे, करते ही रहेंगे, हमें कोई भी बाउंड्री नहीं पता। सो वो होता है हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट वो होता है जहाँ हमें बाउंड्रीज पता होती है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाके हमें रुकना है। अब इन दोनों को भी हम अलग तरीके से लिखते हैं। देखो जब तुम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हो, जो सांप बना देते हो, तो सांप की पूंछ में तुम कुछ लिखते हो क्या, ए, और सांप की ऊपर में क्या लिखते हो, बी। सो जो बी होता है वो तुम्हारा होता है अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट। ए होता है हमारा लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है? लोअर लिमिट मतलब जहां से आपको एडिशन या इंटीग्रेशन शुरू करना है, ठीक है। सो ए इज अवर लोअर लिमिट, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन करना। बी क्या है? अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब जहां पे जाके आपको रुक जाना है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, है ना। सो आप ए से स्टार्ट करोगे, बी तक इंटीग्रेट करोगे। सो वही है हमारा क्या, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, है ना। ए है हमारी लोअर लिमिट, बी है हमारी अपर लिमिट। ए से शुरू करेंगे, बी में जाके खत्म कर देंगे। दूसरी बात आती है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सांप है ना, खुला सांड है, इसे खुद नहीं पता कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से करना है, तो ये इनफाइनाइट तक चलता ही रहता है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। हमने पहले ही बोल दिया था ना कि इनडेफिनाइट में क्या होगा, वी डोंट नो आवर बाउंड्रीज, हमें अपनी बाउंड्रीज नहीं पता, तो भाई इसे भी नहीं पता। शुरू करो जहाँ मर्जी, खत्म करो जहाँ मर्जी, होता ही नहीं, वैसे इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो इसमें कोई भी लिमिट्स नहीं होती है। जनरल फंक्शन हमारा बन के आता है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कुछ भी fx डालोगे और dx ऐसे लिख दिया अगर, तो ये होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। और यहाँ भी अगर आप fx डालोगे
डॉट dx कर दो, बट यहाँ पे a और b है, सांप के मुंह पे और सांप की पूंछ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये होता है हमारा क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहाँ हमें अपनी बाउंड्रीज पता होती है। बस ये दो चीजें हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट, ये भी आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब थ्योरी हो गई बहुत, अब हम सीधे आते हैं फॉर्मूले में कि करना कैसे है बाय डिफरेंशिएशन। जैसे 3 इयर्स में बोलता है ना, अरे कहना क्या चाहते हो, वैसे तुम भी बोल रहे हो अरे कराएगा कब, करा रहा हूँ। इसे नोट करो, फिर हम शुरू करते हैं अपने फॉर्मूलेस को देखना। गिन चुन के 6 फॉर्मूले हैं, 6 भी नहीं, मैं तो उन्हें 5 ही बोलूंगा। एक जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो तो फुद्दू सा है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो गिन चुन के 5 फॉर्मूले हैं, वो 5 फॉर्मूले हमें देखने हैं, उसके बाद धड़ाधड़ हम क्वेश्चन कर देंगे। सो इसे नोट करो फटाफट, फिर हम फॉर्मूलेस पे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने फटाफट नोट करो इसे। अब देखो ये कुछ फॉर्मूलेज इंटीग्रेशन के 5 है, सिर्फ आपको 5 ही याद करना है। और अगर आप में दिमाग होगा ना थोड़ा, तो आप यहाँ पे कुछ एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे इन फॉर्मूलेज में। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। देखो डिफरेंशिएशन में हम क्या कर देते हैं, x टू दी पावर n के n हमारा आगे आ जाता था मल्टीप्लिकेशन में, और पावर 1 कम हो जाती थी, है ना। क्या होता था n x की पावर n-1, जिससे आपको डिफरेंशिएट करना था dx की पावर n dx से होता था n मल्टीप्लिकेशन में आ जाता था, और ऊपर क्या होता था x की पावर n-1 होती थी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पावर 1 बढ़ रही है और वही बढ़ी हुई पावर नीचे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो अगर आप x की पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक पावर बढ़ानी है, और जो बढ़ी हुई पावर आएगी उसी से डिवाइड करना है। यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो हमारा n है वो -1 नहीं हो सकता। n-1 इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप n की वैल्यू -1 लोगे तो इसको देखो एक बार, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। ये तो क्या समथिंग अपॉन 0, फिजिक्स में इसको बोलते हैं इनफाइनाइट और मैथ्स में नॉट डिफाइन, है ना। सो ये वैल्यू क्या है हमारे लिए n की, जो -1 है वो नहीं ले सकते हम, क्योंकि फिर ये समथिंग अपॉन 0 वाला फॉर्मेट बन जाएगा, ये आप नहीं सॉल्व कर सकते हो ऐसे, ठीक है। चलो सो पहला फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx x n+1 डिवाइड बाय n+1। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, पता है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। समझ लो कि फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल जैसे x है, तो उसको सिर्फ x की टर्म्स में इंटीग्रेट कर सकते हो, ये हमारा होता है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ठीक है। सो अगर आपके फंक्शन में x है तो वो x के टर्म्स पे इंटीग्रेट होगा, y है तो y के टर्म्स पे इंटीग्रेट होगा, फिर यहाँ पे dy आ जाएगा, y की पावर n dy हो जाएगा, ठीक है। और अगर t है तो फिर यहाँ पे t की टर्म्स में इंटीग्रेट होगा, ठीक है। एक और चीज, अगर आपके में ऐसा हो गया tx की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसमें क्या होगा, आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, x, dx लिख रहे हो ना आप, तो x आपका वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन में सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा, जिस भी टर्म्स में x होगा सिर्फ उसका आप इंटीग्रेशन करोगे, दूसरी छोड़ दोगे। तो यहाँ पे जो ये t है वो एज अ कांस्टेंट हम लेंगे और t बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया मैंने उसे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बच्चों की यहाँ गलती हो जाती है। वो पता है क्या करता है, पता है क्या करते हैं वो y सॉरी x + y डॉट dx का इंटीग्रेशन पता है क्या करते हैं, x dx + y dx इंटीग्रेशन यहाँ पता है क्या करेंगे वो, x का इंटीग्रेशन x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, नाइस। यहाँ y का क्या कर देंगे वो, y की पावर 1+1 अपॉन 1+1। अबे भाई यहाँ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dx है, x है x, तो तुमने y को इंटीग्रेट कैसे कर दिया, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, यहाँ पे y हमारे पास बाहर आ जाएगा, और आप यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, इस y को y × 1 लिख सकते हो, और इस 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ x की पावर 0, ऑब्वियसली यस। सो यहाँ अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx। सो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करो तो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, y x की पावर 0 है ना, तो 0+1 अपॉन 0+1 0+1, सो ये हो जाएगा हमारा टोटल x²/2 प्लस yx, ठीक है। सो ऐसे करके आप इंटीग्रेट करोगे। मैंने एग्जांपल भी आपको यहीं पे बता दिया, मैं बाद में करवा रहा था एग्जांपल, बट स्टिल ये चीज समझानी जरूरी थी। ओ शिट,
इरेज कर दिया, सब बाद में नोट कर लेना, मतलब रिवाइंड करके नोट कर लेना थोड़ा सा पीछे जाके, ठीक है। सो बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिएबल यहाँ पे होगा सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होगा, उसी के में ये फॉर्मूले लगेंगे, बाकी सबको तुम्हें कांस्टेंट ट्रीट करना है। जो यहाँ पे d के साथ होगा सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। जो यहाँ d के साथ होगा सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। ये बात तुम 10 बार 20 बार 30 बार अपने दिमाग में बैठा लो, ये गलती तुमसे एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो पहला फॉर्मूला हमारा हो गया। दूसरे फॉर्मूले में आए इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होता है माइनस cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। चलो बढ़िया बात है। cos x का होगा sin x, 1/x dx का होगा log बेस ex। देखो यहाँ पे लिख दिया था ना n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, -1, इसको मैं x की वैल्यू x टू द पावर -1 लिख सकता हूँ ना, तो इसलिए वहाँ पे n नॉट इक्वल टू -1 बोला था, क्योंकि उसके लिए कन्फर्म, ठीक है। सो और फिफ्थ फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। ये तो भाई e की पावर x dx तो कितना ढीठ है, मेरे को समझ में नहीं आता भाई। इसका इंटीग्रेशन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, कुछ कर लो, चेंज नहीं होता। इंटीग्रेट करो फिर b की पावर x, डिफरेंशिएट करो फिर b की पावर x। अब जिन लोगों ने मेरी डिफरेंशिएशन वाली वीडियो देखी है और जिनको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है, वो एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे इसमें। क्या पैटर्न, देखो इसको उठा लेते हैं, ठीक है, c को। अगर मैं c को उठाऊं तो हमें मिला cos x का इंटीग्रेशन कितना मिला, sin x। यार एक बार जब मुझे sin x को डिफरेंशिएट करके बताना, d sin x by dx। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो जब आप sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास मिलेगा cos x, ओ सॉरी यहाँ cos x तो मिल गया, यहाँ पे तो डिफरेंशिएट करना है। सो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, देखो यहाँ फिर देखो 1/x को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा ln x log बेस ex, और जब आप log बेस ex को डिफरेंशिएट करते हो आपको मिलता है 1/x। सो इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x मिलेगा, और sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, cos x। तो दो चीजें, यहाँ से आप अगर यहाँ जाओगे इंटीग्रेट करके तो डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे आप वापस आ जाओगे। देखो यहाँ से इंटीग्रेट करके यहाँ गए, जैसे डिफरेंशिएट करा वापस आ गए। तो ये बात ध्यान रखना, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब अगर तुमने ये फॉर्मूलाज लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ, और वहां मैं तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ डिफरेंसेस और बताऊंगा, ठीक है, फॉर्मूला वाइज ही। मतलब टोटल फॉर्मूला तो यही रहेगा, बट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, ऐसे करके प्लस c कर देते हैं हम। उसका मतलब कि भाई क्यों उसे ऐड करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट c ऐड क्यों नहीं होता, उसका रीजन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना बताया नहीं इसने, इसको आता नहीं है, आता है मुझे सब, और तुम्हें बता रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यार, डिफरेंशिएशन की तरह ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये भोला भाला बच्चा नहीं है, ये बहुत ही नटखट नॉटी बॉय है। हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, तो अपना मनगढ़ंत फंक्शन बना के मुझे ये मत बोलना कि इसका इंटीग्रेशन समझाया नहीं। दूसरी बात, इन फंक्शंस को भी जिनका इंटीग्रेशन आपको पता है उनको भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया cos x डॉट sin x, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x log x, इसका इंटीग्रेशन भी हम नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन में हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे, इंटीग्रेशन में हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब इंटीग्रेशन आप क्लास 12 की किसी की बुक खोल के देखना, या क्लास 12 वाले सीनियर से पूछना कि हाँ भाई भैया इंटीग्रेशन कैसे लगता है, बोलेगा दिमाग खराब हो रहा है, पहले उस चैप्टर को पढ़ के, तो और दिमाग खराब मत कर, इंटीग्रेशन बहुत टफ है। तो हम सिर्फ बेसिक ये फॉर्मूलाज लगाने वाले इंटीग्रेशन तक ही रहेंगे, इसके अलावा हम नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मुझसे ये पूछना मत, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया ना तो तुम ही रोने लग जाओगे कि प्लीज रुक जाओ, ठीक है। सो इसे फटाफट नोट करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। तुम्हारा रात होती है ना 2 बजते, रात के 2 बजे लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, मेरे मन से ना ऐसी बातें निकल जाती है, उसको माइंड मत लो। इसे फटाफट नोट करो, फिर हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो, हम एक से सिमिलर से ही फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। x² dx को हमें इंटीग्रेट करना है। एक है हमारा क्या, तुम बताओ क्या है ये, इसमें ऊपर नीचे कुछ तो लिखा हुआ क्या है, कमेंट में बताओ फटाफट मुझे। इंडेफिनेट या डेफिनेट, इंडेफिनेट है, बाकी बाउंड्रीज नहीं पता, ठीक है। और दूसरा करेंगे हम 1 से लेके 5, या ऐसे 4 ही मान लो, तुम 4 ही मान लो, x² dx।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ दोनों में। ये क्वेश्चन नहीं, बट इन क्वेश्चन के सहारे मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। वैसे तो आपको क्लास 12th में जो भी मैथ्स पढ़ाएगा, क्या पता मैं ही मैथ्स पढ़ाऊँ तब तो अपनी मैथ्स की सीरीज ले आऊँ, है ना, तो वहाँ भी आपको बताएंगे। बट एक बार याद देखो, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx हमारा हो जाएगा x की पावर n क्या है यहाँ पे 2, ये हमारा n है, तो 2+1 अपॉन 2+1 कितना हो गया ये x की पावर 2+1 3 अपॉन 3। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं जिसे हम c बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। देखो मेरी आवाज़ खुद ही थोड़ी सीरियस और थोड़ी आराम से धीरे धीरे हो गई ना, तो समझो इस टॉपिक की डेप्थ को। अगर तुम चाहो तो पानी भी पी सकते हो। सो इसको हमने इंटीग्रेट करा, हमें ये x की पावर 3 अपॉन 3+c मिल गया। पहली बात, ये कांस्टेंट c की वैल्यू क्या होगी बताऊंगा, उससे पहले एक बात समझो, ये आता कहाँ से है। देखो हमने क्या बोला था, जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है ना। ठीक है, इंटीग्रेट करके हम यहाँ से यहाँ आ गए। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, देखो डिफरेंशिएट करें हम d/dx x की पावर 3/3+c। सो हमें पता है कि एडिशन में जो डिफरेंशिएशन का साइन है वो क्या होता है, 2 नंबर पहुंच जाता है, इसका डिफरेंशिएशन हमें आता है। x की पावर 3/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा अपॉन 3 तो पहले से था ही। ठीक है, x की पावर 3-1 जो कि होता है 2+c। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। सो हमें क्या मिल गया, 3x², सॉरी 3 से 3 भी काट दो, मिलेगा हमें x²। तो देखो हमने x की पावर 3/3+c को डिफरेंशिएट करा, हमें मिल गया x²। क्या मिला, x²। देखो हम जब कांस्टेंट के साथ भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है वही फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करके एक कांस्टेंट ऐड करा था। और इसीलिए हम कांस्टेंट ऐड करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता यार कि यार इसको डिफरेंशिएशन में +c की जगह कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी नंबर हो सकता है। और उसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट के साथ भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि जो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा फंक्शन आ रहा है उसमें एक कांस्टेंट होगा c। पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं हम कि एक कांस्टेंट होगा c। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर हम कांस्टेंट का भी करें, देखो x की पावर 3/3+c का भी हम डिफरेंशिएट करें तो हमें x² मिल जाता है। ठीक है, सो हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि क्या पता कोई कांस्टेंट हो, इस c की जगह 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता था। 2 होता फिर भी वही होता, 4 होता फिर भी हमारा x² ही आता, 0 होता फिर भी x² आता, और 2000 होता फिर भी हमारे पास x² ही आता। तो यार इस कांस्टेंट पर हमारा डिफरेंशिएशन डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना, हमारे पास वही वैल्यू मिल रही है। ये कांस्टेंट हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के लिए लगाते हैं, क्या पता हो, क्या पता कोई कांस्टेंट भी उस फंक्शन में हो जिसको डिफरेंशिएट करके हमारा x² बनता है, इसीलिए हम लगाते हैं। और क्वेश्चन में आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन जरूर दी गई होगी। फिजिक्स में हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते, मैथ्स में जब आप करोगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, वहां आपको इस c की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एक कंडीशन दे रखी होगी। या तो वो बोल देगा कि जब कि फंक्शन की वैल्यू x = 0, यानी कि जब ये 0 हो गया, x 0 हो गया हमारे पास, जैसे 0 x की 0 डाल दी 0/3 तो 0 ही हो गया। तो ये हमें बता देगा जब हमने x की वैल्यू 0 डाली है तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 है। तो अगर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, +c है, +c है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि जब हमारा x की वैल्यू 0 है तभी भी फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है 2। वही हमारा ये जो कांस्टेंट फंक्शन है वो अभी बता रहा है। तो आपको इतना ध्यान नहीं देना, वैसे मैंने तो आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि कांस्टेंट ऐड क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है और सारी चीजें। ठीक है, सो आपको इस पे अगर आपको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं तो बस इतना रट लो कि इंडेफिनाइट में कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी के लिए, और उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन होगी जहां से आप उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाओगे। बस चलो अब आते हैं हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन में।
देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो वही रहेगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4 x स्क्वायर डॉट dx, इसको भी अगर मैं, यार मेरा कुत्ते हो गया बहुत भौंक रहा है, पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रही है। देखो इसे फिजिक्स पढ़नी है, डाउट पूछ रहा हूँ, डाउट। 1 से 4 x स्क्वायर dx को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। सो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे। यहाँ क्या है, n2 है, तो x की पावर 2+1 यानी कि 3 अपॉन 3, x की पावर 3/3। यहाँ हम पहली बात कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते, ठीक है। अगर करोगे तो क्या होगा अभी बताऊंगा, वैसे आप नहीं करते, ठीक है। पहले देख लो सॉल्व करके। यहाँ आप क्या करते हो, यहाँ आप लिमिट्स लगाते हो। आपको पता है 1 से 4 तक ही इंटीग्रेट करना है, 1 से 4 तक ही। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अपनी लिमिट सेट कर देते हो कि हमें 1 से 4 तक ही जाना है, ठीक है। 1 से 4 तक ही जाना है। फिर आप क्या करते हो, आप फिर करते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट LL। आप इस फंक्शन में अपर लिमिट डालते हो, जो वैल्यू आती है उससे आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो फंक्शन की वैल्यू एट लोअर लिमिट। जैसे इसमें करना है अगर, तो पहले मैं 4 डालूंगा, 4 की पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 की पावर 3/3। ये कितना आ गया, 4 × 4 16 और 16 चौको 64, 64/3 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा ये 63/3, और इसी को आप 21 भी लिख सकते हो, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। क्या करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसे तो नोट करो थोड़ा सा फटाफट से, फिर मैं बताता हूँ अगर आपने कांस्टेंट का एडिशन इसमें कर लिया तो हमारा क्या फर्क पड़े, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ इसे। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा x की पावर 3 + c है, x की पावर 3/3 + c है। यहाँ भी मैं अपर लिमिट डालूंगा माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो क्या करूंगा, x की जगह डाल दिया मैंने 4 की पावर 3 - 3 + c माइनस 1 की पावर 3/3 + c, तो ये कितना हो जाएगा 64/3 हो जाएगा, प्लस c माइनस 1/3 माइनस c, प्लस c माइनस c कट गया, फिर भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21 ही आएगा। क्या हुआ, c ऐड करके कुछ मिला नहीं मिला, इसीलिए ऐड नहीं करते कि यार वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो कैंसिल ही आउट हो जा रहा है, वैसे भी जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो कैंसिल हो जा रहा है, इसीलिए हम उसे ऐड नहीं करते, है ना। फालतू में क्यों अपना हम पेन की इंक वेस्ट करें सी लिख के, जब हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसे बाद में सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल ही होना है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस सी को अवॉइड करते हैं, नहीं, ठीक है। सो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। इंटीग्रेशन ऑफ cos x पूछ लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x पूछ लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं करने होंगे। चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा उस टाइप का होगा जो आप ग्रेविटेशन में यूज़ करोगे। देखो इंटीग्रेशन का यूज़ आता है 2-3 चैप्टर में, ठीक है। सेंटर ऑफ मास निकालने में पूरा इंटीग्रेशन, घमासान इंटीग्रेशन, भयंकर इंटीग्रेशन, उस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे होता है वहीं पे करेंगे। ग्रेविटेशन में सरफेस इंटीग्रेशन, एरियल इंटीग्रेशन, गॉस थ्योरम में इंटीग्रेशन, ठीक है। एक आता है आपके लिए टॉर्सलीज लॉ, उसमें इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन कई तरीके से आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। अभी आपको बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ाया जा रहा है, जितने में आपकी काइनेमेटिक्स निपट जाए। जैसे ही आपके पास सरफेस वो आएगा, क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन, जब आपके पास सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इंटीग्रेशन आएगा तो वो सब आपको तब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो अभी आप सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में सोचो, ये हम अच्छे से कर लें, बाकी हम तब करेंगे, ठीक है। फटाफट इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आपके लिए और 1-2 क्वेश्चन लेके आता हूँ। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से r Gmm/r² dr। अब मुझे ऐसा बताओ कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सी चीज वेरिएबल है। अभी सपोज तुम्हें ये नहीं पता कि g होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m मास है एंड r इज डिस्टेंस। मुझे बताओ इनमें से इस इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, बताओ। इसीलिए मैंने तुम्हें वो इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। देखो यहाँ क्या लिखा है r, तो सिर्फ r वेरिएबल है, बाकी सब हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो जितने भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकलो,
इंटीग्रेशन में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है कांस्टेंट की, जो मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन वालों की है। मल्टीप्लिकेशन में नहीं, बाहर निकालो। जी एम एम इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से आर, डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। देखो आर स्क्वायर है, क्या मैं आर स्क्वायर को ऊपर ले जाके आर की पावर माइनस लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इतना भी नहीं पता तो देख लो यार, नीचे से वो ऊपर लेके जाते हैं हम किसी को, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव की हो जाती है, ठीक है। आर माइनस आर टू द पावर माइनस 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट से आर लेके आता है। ये एग्जैक्ट चीज आप करोगे ग्रेविटेशन में, जब मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा आज से 2-3 महीने। क्या चल रहा है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ग्रेविटेशन। ये जो ये फॉर्मूला है, इससे हम निकालते हैं पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस फॉर्मूले की मदद से। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज वहां पे जब मैं बोलूँ ना कि मैंने पढ़वा रखा था एक बार, तो ये मत बोलना नहीं करवाया, करवा रखा। देख लो, देखो जी एम एम तो हमारा भारी रहेगा, ये तो हमारा भारी है, जी एम एम। इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर माइनस 2 क्या होगा? क्या होता है? आर की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? माइनस 2, तो आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। सो कितना हो जाएगा ये? जी एम एम इंटू आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा? आर की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है? माइनस 1। कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से आर तक, इनफाइनाइट से आर तक, ठीक है। अब आप डाल दो इसमें अपर लिमिट जी एम एम, इस r की पावर माइनस 1 को मैं माइनस 1 अपॉन आर लिख रहा हूँ, ठीक है, टोटल को आर टोटल, ठीक है, इन्फिनिटी से आर। अब देखो कैपिटल एम क्यू का स्मॉल एम, ये कितना हो जाएगा? जी एम एम तो हमारा भारी है, जब हम अपर लिमिट डालेंगे तो माइनस 1 बाय आर, माइनस जब हम लोअर लिमिट डालेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, एनीथिंग के नीचे इन्फिनिटी, ठीक है। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो इन फिजिक्स। किसी भी कांस्टेंट के नीचे अगर इन्फिनिटी है, उसको आप इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हो, तो हमारे लिए फिजिक्स में वो जीरो होती है, मैथ्स में नहीं होती। सो हमारे लिए अभी ये क्या है? जीरो, ठीक है। सो ये कितना आ गया हमारा आंसर? जी एम एम, ये तो जीरो हो गया, इंटू 1 माइनस आर, तो आर यहाँ आ गया माइनस आर। बहुत ही इजीली हमने क्या कर दिया? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। फटाफट से नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। बस ऐसे बेसिक फॉर्मूले एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं। जब एप्लीकेशन आएगा वहां आपको देखना होगा। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन होता क्या है, कब करते हैं, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में करते हैं, ये आपको बताना चाहिए। बाकी इंटीग्रेशन बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, तो जहाँ पे वो तरीका आएगा वहां पे वो तरीका बताया जाएगा, ठीक है। पंबल हो गया मैं थोड़ा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटीग्रेशन की, दैट इज रिलेटेड टू इट्स ग्राफिकल सिग्निफिकेंस, वो आपको पता होना चाहिए। वो इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम, मतलब जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट करो। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, वाटर इज फ्लोइंग एट रेट ऑफ 2t लीटर पर मिनट, फाइंड टोटल वाटर कलेक्टेड इन बकेट आफ्टर 5 मिनट। पहली बात तो यहाँ आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इंटीग्रेट करना है? रेट ऑफ फ्लो देख के हमें पता है रेट ऑफ फ्लो कितना है, 2t लीटर पर मिनट, ठीक है, 2t लीटर पर मिनट। यहाँ देखो आपको यहाँ t दिख रहा है, t मतलब क्या है कि ये जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हमारा। हर मिनट हर सेकंड आपका जो पानी है उसका रेट बढ़ रहा है एज अ टी। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि हमें इंटीग्रेशन करना है, बिना इंटीग्रेशन के नहीं होता। अगर यहाँ पे ये टी नहीं होता तो बिना इंटीग्रेशन का भी आपका सवाल हो जाता। सीधे आप 2 into 5 करते हैं कि हर मिनट में 2 लीटर आ रहा है, 5 मिनट तक चल रहा है, 2 5 10 लीटर, ऐसे आपका आ जाता। पर अब आपके पास है 2t लीटर पर मिनट, यहाँ पे आपका आंसर कुछ और होता है, यहाँ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं टोटल वाटर क्या होगा, टोटल वाटर कलेक्टेड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। हमारा पानी चलना शुरू कब हुआ? हमने मान लिया t = 0 पे हमारा पानी चलना शुरू हुआ। कब हमने पानी की टंकी को बंद करा, टैप को बंद करा, सॉरी, t = 5 मिनट पे, ठीक है, t = 5 मिनट पे। चलो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो 2 बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1 है तो t की पावर 1 + 1 2 अपॉन 2, कितना हो गया ये t²। डेफिनेट है तो हमें कांस्टेंट ऐड नहीं करना और हमें लिमिट्स लगानी है। लिमिट क्या है, 0 से 5, से डाल दो, 5² - 0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 25 ही आएगा। तो 25 लीटर पानी भाई इस बाल्टी में इकट्ठा हुआ 5 मिनट बाद, जब मेरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है 2t लीटर पर मिनट।
सो ऐसे सवाल कभी आपके पास आ जाए, ऐसे सवाल आपके पास आएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, सो आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि 2 लीटर पर मिनट ही जा रहा होगा, वहाँ एक टॉर्सलीज लॉ होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, बकेट है एक, नीचे ढक्कन छेद करा हुआ एक, तो उसमें कितने रेट से पानी निकल रहा है उस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो अगर उस क्वेश्चन में एक एडिशनल पार्ट ऐड कर दिया, कितना पानी निकला इतनी देर में, या इस बकेट को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये एग्जैक्टली ऐसे इंटीग्रेशन होगा वहाँ पे, एग्जैक्टली ऐसे इंटीग्रेशन होगा। और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारे मेन से एडवांस में आ सकता है, ये बात ध्यान रख लो। किसी क्वेश्चन में अगर इंटीग्रेशन अच्छे से मतलब खतरनाक इंटीग्रेशन पूछा है ना, तो एडवांस का सवाल है, ठीक है। फटाफट नोट करो इसे। अब हम सीधे अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फिर तुम भी पढ़ो, मजे करो, और मैं भी सो जाऊंगा। अब देखो यहाँ से तुम्हें इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन हम चीजों को जोड़ते कैसे हैं। इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर कर्व, जो एरिया अंडर कर्व होता है कहीं ना कहीं वही हमारा इंटीग्रेशन होता है। बिल्कुल ध्यान से प्लीज देखो, इधर ये है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो पहले तो आप इसको सीधे मेथड लगा दो यार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। n इनटू b लगाओगे आप, तो ये क्या है 4 यूनिट और ये क्या है 2 यूनिट, तो 4 इनटू 2 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। अगर मैं ऐसे इंटीग्रेशन से करूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से करूं तो क्या होगा, देखो चाहे मैं इस जो शेप है इसको ऐसे समझो, ये पेपर है, इसका एरिया निकाल लूं, चाहे मैं इसका एरिया ऐसे निकालूं, या मैं इसको ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स में काटूं, उसके बाद ऐड कर दूं, पतली पतली स्ट्रिप्स में काटूंगा, ठीक है। एक स्ट्रिप काट के दिखा देता हूं मैं तुम्हें निकाल के, एक सेकंड, फटेगी नहीं यार, फटेगी नहीं मुझसे, फट गया, हाँ। एक ये पतली स्ट्रिप फटी मेरी, और ऐसे करके मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स काटी, उसको ऐड करता रहा, पूरा पेपर बन गया। तो चाहे मैं ऐसे ऐड करूं, चाहे मैं सीधे फॉर्मूला लगा के ऐड करूं, आंसर हमारा सेम आना चाहिए, हाँ सेम आना चाहिए। इंटीग्रेशन वही काम करता है जो मैंने पेपर के साथ दिखाया था। इंटीग्रेशन क्या बोलता है, एट अ डिस्टेंस x एक dx लेंथ की स्ट्रिप काट लो, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिप कितनी है, दैट इज dx। क्या है स्ट्रिप की लेंथ, dx, ठीक है। अब अगर स्मॉल एरिया dA लिखूं, dA क्या है, स्मॉल एरिया, किसी के भी आगे d लगा दे तो मतलब स्मॉल होता है वो, ठीक है, मतलब छोटी क्वांटिटी है, मैंने डिफरेंशिएशन में बता रखा है। तो dA है स्मॉल एरिया, कितना हो जाएगा, ये टोटल जो हमारी इसकी हाइट है इनटू dx है ना, हाइट इनटू ब्रेड्थ ही तो होता है एरिया हमारा बेसिकली। तो हम जब इस हाइट कितनी है ये 2 डॉट dx कर देंगे तो हमें स्मॉल एरिया dA मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसी में बहुत सारे ऐसे ऐसे पतले पतले एरिया काटूंगा, फिर उनको ऐड कर दूंगा, तो मुझे थ्योरेटिकली तो 8 स्क्वायर यूनिट ही मिलना चाहिए, है ना, मिलना चाहिए। आ जाओ देखते हैं मिलता है नहीं। देखो ऐसे छोटे छोटे एरिया को हमें जोड़ना है, सारे कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम 0 से, और कहाँ तक हम dx को लेके जा रहे हैं 2 तक, तो 0 से शुरू करा 2 तक लेके गए, 0 से शुरू करा 2 तक लेके गए, ठीक है। चलो तो ये कितना हो गया, dA का हमारा क्या हो गया, टोटल एरिया A टोटल बराबर 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे x की पावर 0 होती है, ठीक है। सो 2 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 इंटू सॉरी ये 4 यूनिट था, यहाँ पे 4 यूनिट था, गलती से मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, सॉरी 4 यूनिट तक जाएगा ये, 4 यूनिट तक, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 1, ये किसकी जरूरत नहीं है, 2 इंटू 4 माइनस लोअर लिमिट अगर मैं डालूं तो 2 इंटू 0 कितना आ गया, 8 माइनस 0 8। देखो दोनों से सेम आंसर आया। सो मैं ये कह सकता हूं, और कहना क्या है, ये होता ही है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। सो इस शेप में तो आपने क्या करा, निकाल लिया एरिया बहुत ही इजीली। अगर ये शेप हुई तब कैसे निकालोगे, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कैसे निकालोगे, आ जाओ बताता हूँ। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी बताऊंगा, वो मैं लास्ट के लिए बजा के रखा हुआ था कि वो चीज़ सिर्फ उन्हीं बंदों को मिले जो वीडियो एंड तक देखते हैं, जो स्टार्टिंग में निकल जाते हैं वो अच्छी चीज़ है बाद में यार, गुड थिंग टेक्स टाइम। अब देखो हमारे पास एक ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर का,
y बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। ओके ब्रो, हमें x बराबर 0 से लेके x बराबर 5 तक ये एरिया अंडर कर्व निकालना है, ये एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? कुछ लोगों को अगर ये सर्कल जैसा लग रहा है कि हम ये रेडियस लेके पूरे सर्कल का 1/4 कर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कल नहीं, ये पैराबोला है मेरे भाई। एरिया ऑफ पैराबोला आपको नहीं पता भाई, ठीक है। सो फॉर्मूला तो आप नहीं लगा सकते हैं। अब क्या लगा सकते हो? इंटीग्रेशन। यस, इंटीग्रेशन इज ऑलवेज राइट। तो पहले मैं यहाँ से बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। इसे बताओ। देखो, ब्लू पेन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन क्या बोलता है हमें? यहाँ आप एट अ डिस्टेंस x चलो, एक स्ट्रिप काटो, उसकी आपकी थिकनेस होनी चाहिए dx, और ये कुछ ना कुछ हाइट होगी। मुझे बताओ इसकी जो ये हाइट होगी वो कितनी होगी? यही हमारी हाइट होगी क्या? यही हमारी हाइट होगी। बेसिक मैथ से आपको इतना पता है कि जो ये पॉइंट होगा ये y कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी x होगा उसका स्क्वायर ये y होगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो, जो y होगा वो उसका स्क्वायर होगा। वही तो यहाँ पे लिखा है y बराबर x स्क्वायर। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते रहोगे आपको y मिलता रहेगा। तो जब आप x की वैल्यू ये कुछ डालोगे यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर आपको y की वैल्यू मिलेगी, और वही हमारा y कोऑर्डिनेट या हमारी हाइट हो जाएगी, है ना। यहाँ पे ऐसे ही तो लिखते हो आप x, y, तो यहाँ पे y क्या है? x स्क्वायर। सो x क्या होता है आपका? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और जो ये हाइट होती है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है, यानी x स्क्वायर। तो थिकनेस इसकी dx है और हाइट क्या है? x स्क्वायर। सो इसका स्मॉल एरिया dA कितना हो जाएगा? x स्क्वायर dx कितना हो जाएगा? x स्क्वायर dx। आपको क्या निकालना है? dA निकालना है, टोटल एरिया निकालना है ना। इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक का एरिया चाहिए? 0 से 5 तक का, तो 0 से 5 ये बन के हमारा टोटल एरिया बराबर x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, इतना अभी तक आ गया होगा 0 से 5 ले जाओ, 5 डालो फिर 0 डालो। 5 की पावर 3 कितना होता है? शायद 125 होता है, हाँ 125 होता है बाय 3, ठीक है, माइनस 0 बाय 3, तो 125 बाय 3 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया। 125 बाय 3 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया। अब 2 मिनट ब्रेक लेना ले लो, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना वो तुम्हारे काइनेमैटिक्स को आसान बना देगा। तुम्हारी काइनेमैटिक्स के लिए ही ये इंटीग्रेशन की वीडियो बनाई है, और ये आगे आने वाला जो टॉपिक है ये तुम्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे काइनेमैटिक्स के लिए। तो इसलिए फटाफट इसे नोट करो और एक नया पेज बनाओ उस कॉन्सेप्ट के लिए। ध्यान से देख लो। देखो, आपके पास एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट, एक चीज होती है क्या? वेलोसिटी, एक चीज होती है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है। ओके ब्रो, डिस्प्लेसमेंट से जब आप वेलोसिटी जाते हो तो आप क्या बोलते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आवर वेलोसिटी। तो आप इसको रेट ऑफ चेंज बोलते हो। हमने बोला था कि जब रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो आप उसे क्या नाम दोगे? डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर हमने बोला था डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं स्लोप होता है, तो आपने क्या बोला यहाँ पे? डिफरेंशिएशन क्या है? स्लोप। क्या है? SLOP, स्लोप। क्या है? स्लोप है, ठीक है। तो जब आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करा आपको वेलोसिटी मिलती है। सेम चीज जब आप वेलोसिटी के साथ करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएट करोगे तो भी एक्सेलरेशन, और स्लोप निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो भी आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिख दो रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन या फिर स्लोप। मैंने बोला था कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो जब हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे हमें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ मैं लिखूँ अगर इंटीग्रेट, या यहाँ पे लिखूँ इंटीग्रेट, इसको मैं एरिया भी लिख सकता हूँ,
एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन के बारे में हमने एरिया अंडर कर्व भी बोला था अभी, ये भी एरिया अंडर कर्व, ठीक है। सो एक्सीलरेशन को मैं इंटीग्रेट करूं या एरिया अंडर कर्व निकालूं, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूं या एरिया अंडर कर्व निकालूं, मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन को जब इंटीग्रेट करा या एरिया अंडर कर्व निकाला तो वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करा या एरिया अंडर कर्व निकाला मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला। ये तो हो गई बोलने की बात, प्रूफ करा हुआ है तुमने। मैं दोबारा करवाता हूँ और दूसरे नजरिए से तुम्हें दिखाता हूँ आपको। एरिया अंडर कर्व इसे मैं यहाँ से मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। पहली चीज मैं आपको इंटीग्रेशन से बताऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा किससे, फिर आपको मैं एरिया अंडर कर्व से बताऊंगा। इंटीग्रेशन और ये एरिया अंडर कर्व, ठीक है। चलो डिफरेंशिएशन से जब बताना होगा ना, काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन करके बताऊंगा इसका, बट आज इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो तो पहले एक पहलू उसका समझ के आना। अगली काइनेमेटिक्स की वीडियो से पहले 2 लेक्चर बाद इसी बारे में दोबारा बात करेंगे। देखो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at, ये सब पढ़ा है, अच्छी बात है, पढ़ा है, ठीक है। हमें पता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। हमें वेलोसिटी पता है कि v इक्वल टू u प्लस at होता है, और एक्सीलरेशन के लिए कोई इक्वेशन नहीं है, हमें ये तो पता है, हम ये तो लेके चल रहे हैं। हमने भी क्या बोला, अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों इक्वेशंस ट्रू है तो हमारी ये बात भी सत्य हो जानी चाहिए कि इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी जब हम v बराबर u प्लस at को इंटीग्रेट करेंगे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जो कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। हाँ, करके दिखाता हूँ, अभी देखो v क्या होता है, u प्लस at, ठीक है। जब हम वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, v डॉट dt ऐसे करके हम इंटीग्रेट करेंगे, बराबर u प्लस at, इसको भी हमने इंटीग्रेट करा, ठीक है, इंटीग्रेट कर लिया, ओके, ठीक है। अब क्या, अब कर लो, v डॉट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो है s बन गया हमारा, वेलोसिटी तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at, ठीक है, u का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at, देख सकते हो u के साथ t की पावर 0 होगी, सॉरी यहाँ पे dt नहीं लिखा ना, dt भी होगा यहाँ पे, एक टाइम के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, u डॉट dt इंटीग्रेशन ऑफ at डॉट dt। अब देखो u का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, ux हो जाएगा ना, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u की पावर x प्लस 1, 0 प्लस 1 सॉरी, अपॉन 0 प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ बीच में प्लस है। at का इंटीग्रेशन क्या होगा, a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना बन जाएगा ये ut प्लस यहाँ पे t है वेरिएबल, सॉरी, प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं बन गया, ये a t की पावर 2 अपॉन 2 ऐसे नहीं बन गया, ये ut प्लस a t स्क्वायर बाय 2। तो देखो हमारी जो इक्वेशन हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं वो भी हमें इस बात का प्रूफ दे रही है कि जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। सो इंटीग्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो गया कि हमें इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, प्रूवन, ठीक है। इसी को आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या बोलते हैं, v बराबर u प्लस at भी मिल जाएगा, ठीक है, हम उस पर नहीं जा रहे। दूसरी बात हमने क्या बोली थी, एरिया अंडर कर्व पे यही बात होती है। देखो v बराबर u प्लस at, तो हमें ये वाली वेलोसिटी का क्या बनानी है, इक्वेशन की ग्राफ बनाना है, ठीक है, बना दो। ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन जाती है v बराबर u प्लस at की। अगर आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता तो हम आएंगे उस बारे में भी, बट पहले यहाँ देख लो, जो ये पॉइंट होता है ना, ये पोजीशन, ये हमारी होते हैं u, स्लोप इसका है a, ठीक है, और बस इतना ही है। अगर आपको यहाँ तक की वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये हमारा फाइनल पोजीशन क्या होता है, फाइनल पॉइंट b, ठीक है, ओके, चलो, तो हमें यहां तक निकालना है। हमें पता है कि इंटीग्रेशन हमारा एरिया अंडर कर्व भी होता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो वेलोसिटी का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे फिर भी तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए। चलो देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। ये यहाँ पे टाइम चल रहा है, ये हमारा क्या है, t,
ये हमारा क्या है t, ये u, ये v, ठीक है, या इसे v ना मान के u प्लस ए टी मान लो। ये क्या है हमारा u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, ठीक है, ये हमारा u प्लस ए टी, कोई भी जनरल इक्वेशन y बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये v है, ये टाइम है। तो कोई भी एक पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पे, कोई भी एक पॉइंट मान लिया, उसकी y कोऑर्डिनेट क्या होगा u प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ पे y की जगह क्या है v, और v क्या है u प्लस ए टी, ठीक है, कोई भी जनरल। अब हमें ये नीचे का एरिया निकालना, तो पहले हम इसका एरिया निकाल देंगे स्क्वायर रेक्टेंगल का, फिर हम इस ट्रायंगल का निकाल देंगे। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें तो ये हाइट देखो कितनी है, ये u के बराबर है, और ये टोटल लेंथ कितनी है, t के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा ut, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना हो जाएगा, देखो ये टोटल u प्लस ए टी है, उसमें से हमने ये हटाना है, ये हाइट के लिए, उसमें से